हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। ये पीवाईक्यूज होते हुए भी मैं आपको टॉप 10 बोल रही हूँ। ऐसा इसका रीज़न ये है कि जो हम टॉप 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसकी हम डिस्क्रिप्शन वगैरह सब करते हैं, तो आपका पूरा टॉपिक तैयार हो रहा है। 10 टॉपिक तैयार होते हैं, ना कि 10 क्वेश्चन। तो इसलिए यहाँ पे आप इसे टॉप 10 में कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि 10 टॉपिक तैयार होना पेपर के लिए एक दिन में काफ़ी अच्छी बात होती है और काफ़ी बड़ी बात भी होती है, क्योंकि क्वेश्चन बेसिक से कभी रिपीट नहीं होते हैं, बट टॉपिक्स हमेशा रिपीट होते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको पीवाईक्यू से एक अंदाजा लगता है कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं अपना सिलेबस पढ़ते हुए, और कौन से नहीं पढ़ने हैं, और डिस्क्रिप्शन से आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों से सुमेलित कीजिए। सूची 1। आचार्य यहाँ पे दंडी, भामा, वामन, क्षेमेंद्र। यहाँ पे कथन है। काव्य शोभाए कर्तारो धर्म गुना। सेकंड, शरीर ताव तिष्ठा तिष्ठार्थ व्याच्छिना पदावली। अन्यो चित्योदते नयान रसभंगरस्य। शब्दार्थो सहितो काव्यम तु गद्य गद्य च द्विधा। तो अब आप यहाँ पे देखिए, सॉरी ये रस भर नहीं, यहाँ पे सॉरी। यहाँ पे देखिए, आपको मैच करना है कि दंडी का कौन सा है, भामा का कौन सा है कथन, वामन का कौन सा है, और क्षेमेंद्र का कौन सा है। ठीक है, अगर आप ए ऑप्शन चूज करते हैं, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कैसे कैसे इसे मिलाना होता है। जैसे आप एक ए क्वेश्चन को ए ऑप्शन को चूज करते हैं, तो दंडी को आप थर्ड वाले से मिला रहे हैं, भामा को वन वाले से मिला रहे हैं, वामन को टू वाले से मिला रहे हैं, और क्षेमेंद्र को फोर वाले से मिला रहे हैं। इस तरीके से आप मिला रहे हैं। अगर आप बी चूज करते तो ए को वन वाले से मिला रहे हैं, बी को फोर से, सी को थ्री से, और डी को टू से। अगर सी चूज करते तो ए को फोर से, बी को वन से, सी को थ्री से, और डी को टू से। अगर डी ऑप्शन चूज करते तो ए को टू से, बी को फोर से, सी को वन से, और डी को थ्री से। तो अब आप चूज कीजिए, आंसर बताइए, फिर हम आंसर की तरफ चलेंगे। ठीक है, और हाँ, सबको अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के आगे बढ़ना है प्लीज। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। तो हम आंसर देखते हैं, और ये भी देखते हैं आप कैसे इसे मिला सकते थे इजीली। यहाँ पे सबसे आसान जो है वो वामन जी का है। देखिए, ये जो धर्म गुना करके एक कथन है वो वामन जी का है। ठीक है, तो सी का वन आप देख सकते हैं, सी का वन सिर्फ एक में है, डी में। तो दंडी का हो जाएगा शरीर तत्व दिव्याष्ट विचन पदावली। ठीक है, थोड़ा सा टंग सिप होते से बोलते हैं। भामा का है शब्दार्थों सही तो, भामा का है शब्दार्थों सही तो काव्य तु गद्य पद्य चा कविधा। और वामन का जैसे मैंने आपको बताया, इनका धर्म गुना करके नीता होता है, सबसे लास्ट में जिसका धर्म गुना हो वो वामन जी का है। ठीक है, और क्षेमेंद्र जी का न्योच्यते नत्यात् रस भंगस्य कारण। आई थिंक ये रस के कवि भी है, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं इसमें रस की बात हो रही थी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आचार्य और यहाँ पे कथन है। तो ये कथन बेशक से पुराने हो, बट ये अभी भी पूछे जाते हैं। जैसे अभी ये इस तरीके से नहीं आएंगे ना, तो स्टेटमेंट में आ जाएंगे कि आपको एक कथन दे दिया जाएगा, जैसे ये वाला था।
देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कौन-कौन से उससे लिया गया है। जो दंडी का आपको पता होगा कि इनकी रचना है काव्य आदर्श, उससे ही ये कथन लिया गया। भामा जी की जो काव्य अलंकार सूत्र है, ये उससे लिया गया है, ठीक है? कविता करके जो है, और धर्मा गुना अलंकार काव्य अलंकार सूत्र वामन जी का है, ठीक है? हेमेंद्र जी का औचित्य विचार चर्चा उससे लिया गया है, ठीक है? तो जैसे अब मैंने आपको बताया कि ये आ सकता है, ये आपसे डायरेक्ट ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा जैसे पहले पूछा गया, पर ये कैसे आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये येलो मैंने इसलिए करा है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे आपको से पूछ लिया है, ये ये वाला पूछ लिया, शरीर ताव दृष्टावार्थ व्यावच्छिन्ना पदावली, तो ये अगर दे देंगे कि आपको सही सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट वाले चूज करने हैं, उसमें लिखा होगा कि ये वाली स्टेटमेंट भामा जी ने कही है, और अगर आपको याद नहीं होगा कि ये भामा जी की नहीं दंडी जी की है, तो आप गलत लगा के आ सकते हो। तो स्टेटमेंट में इस तरीके से अभी भी दिया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों राइटर, इनके आपको ये तो कम से कम पता ही होने चाहिए जो पहले आ चुके हैं। बाकी तो ठीक है, जो जितने भी करो कम ही होते हैं। जुंग के जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की को अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? परपीड़न रति ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, आत्मपीड़न रति ग्रंथि, एडिपस ग्रंथि। इससे ज्यादातर ना इस तरीके क्वेश्चन आते नहीं है, बट पर जैसे कि आप जानते हैं पाश्चात्य शास्त्र से क्वेश्चन है, और जुंग जी से रिलेटेड है, जो कई वादों में रहे हैं, ठीक है? वाद वाले कवि अस्तित्ववाद, शायद अस्तित्ववाद से। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इनके क्या क्या वो थे, एक कथन विचार, और अगर ये क्वेश्चन पहले आ चुका है तो आगे भी आ सकता है। तो जो कम से कम आ चुके हो तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो बताइए कि पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की को अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में माना जाता है? अगर कोई लड़की अपनी कोई डॉटर अपनी मम्मी से प्रतिस्पर्धा करती है, अपनी माता से प्रतिस्पर्धा करती है, तो उसे किस किस ग्रंथि के रूप में जाना जाएगा? परपिंडरति ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, आत्मपिंडरति ग्रंथि, एडिपस ग्रंथि। बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर इलेक्ट्रा ग्रंथि है, और इसका कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम आंसर देख लेते हैं। इलेक्ट्रा ग्रंथि पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को इलेक्ट्रा ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, जबकि माता पर अधिकार और पिता विरोधी ग्रंथि को ओडिपस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। ये दोनों ग्रंथि बच्चों के जन्म से ही विकसित होने लगती है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे जब होते हैं, जो बच्चे ज्यादा माँ से कनेक्टेड होते हैं, तो वो पापा के थोड़ा अगेंस्ट जाके अपनी माँ की मम्मी की साइड लेते हैं, माता की साइड लेते हैं। और जो लोग अपने पिता से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, वो मम्मी की साइड लेने की जगह पापा की लेते हैं। तो उसी तरीके का है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तोरी माननी ते हियो, कोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखे भय मियाँ रस खान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपरोक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि तोरी माननी ते हियो, कोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छाबी की लखी भय मियाँ रस खान। इस दोहे से रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या प्रमाणित होता है? यहाँ पे देखिए, जैसे ये दिए हुए है कथन, और यहाँ पे हमें ऑप्शन चूज करना है। और आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। रस खान हमारे काफी इंपॉर्टेंट राइटर्स में से है, और हमारे सिलेबस में भी है। तो ए, रस खान किसी स्त्री पर आ सकते। बी, स्त्री मानवती थी और रस खान का अनादर करती थी। सी, रस खान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे। डी, रस खान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती है उसी पर ध्यान लगाया जाए।
ई रसखान मोहिनी के मान मर्दन करना चाहते थे। निम्नलिखित विकल्पों में से सही चुनिए। ए बी सी सही होगा ए के हिसाब से। अगर बी चूज करते तो ए बी डी सही होगा। सी चूज करते तो ए बी ई सही होगा। और डी चूज करते हैं तो ए बी सी ई चूज सही होगा। आपको इन लाइनों का मतलब पता होना चाहिए और ये हमारे सिलेबस में भी है, तो काफी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे आगे भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है और रस खान से तो बन ही सकता है। अभी कुछ टाइम पहले भी बना था और इस तरीके के आजकल उसमें है, ट्रेंड में है। तभी मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चंस बेशक से रिपीट ना हो, बट पैटर्न भी कभी कभार रिपीट होता है और टॉपिक्स भी रिपीट होते हैं। आप आंसर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। अब हम आंसर देखते हैं और इसका आंसर अगर आपको नहीं भी आता हो तो भी आप कर सकते थे, वो बता दूं कैसे। देखिए, ये तो पॉजिटिव है सारी चीजें, पर रस खान स्वयं को प्रेम का मापदंड मानते थे, मतलब खुद को ही मापदंड मानने की। हाँ, प्रेम मेरा ही सब कुछ है, तो ऐसा तो नहीं होता ना। ये नेगेटिव है थोड़ा सा, क्योंकि हम प्रेम में खुद को ही ऊंचा नहीं रख सकते ना। तो जहां जहाँ पे भी सी आप उसे कट कर सकते हो। इसमें है इसे कट कर दो, इसमें है इसे कट कर दो, और इसमें है इसे भी कट कर दो, तो बच जाता है बी। अब बी से आंसर देख लेते हैं। रस खान किसी स्त्री पर आ सकते। बी स्त्री मानवती थी और रस खान का अनादर करती थी। और डी रस खान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती है उसी का ध्यान लगाया जाए। देखिए, आंसर यही है, ए बी डी। और ये आचार्य शुक्ल के अनुसार ये सारे दोहे में से ये प्रमाणित होता है, सबके अनुसार नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई एक स्त्री पर आ सकते हैं, स्त्री मानवती थी, उनका अनादर करती थी और उन्हें भान हुआ कि गोपियां जिस पर मरती है उसी का ध्यान लगाया जाए। रस खान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। रस खान कृष्ण भक्ति के लिए कवित सेवैया पद्धति को अपनाने वाले प्रथम कवि थे। ये इम्पोर्टेंट है कि वो प्रथम कवि थे कृष्ण भक्ति के लिए जिन्होंने कविता और सेवैया को अपनाया था। ये आप ऐड कर सकते हैं। इनकी रचना है सुजान रस खान, दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका, सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रस खान को ही सुनाया था। ये वाला क्वेश्चन आ गया था। तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम अपना जो रामचरितमानस वो किसको सुनाया था, ये वाला क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी कुछ टाइम पहले ही बना था, तो आपको पता भी होना चाहिए। या ये भी इस तरीके से भी आ सकता है कि रस खान को किसने अपना वो सुनाया था, क्या कहते हैं, सर्वप्रथम जो ये है अपना प्रसिद्ध ग्रंथ रस खान को किसने सुनाया था, तो उसका आंसर तुलसीदास हो जाएगा। अभी तो आया था तो कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सर्वप्रथम किसको सुनाया था, तो उसमें रस खान जी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी के निम्नलिखित लोकमंच रूपों को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों में सुमेलित कीजिए। लोकमंच रूप सांग, विदेशिया, माच, ख्याल। आप इसमें से एक दो भी याद कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार। अगर आप ए चूज करते हैं तो सांग को राजस्थान से मिला रहे हैं, विदेशिया को बिहार से मिला रहे हैं, माघ को हरियाणा से मिला रहे हैं, और ख्याल को फोर्थ कहाँ गया, इसमें फिफ्थ था ही नहीं। एक मिनट में जरा देख, फिफ्थ तो है ही नहीं इसमें। सॉरी, फिफ्थ था ही नहीं इसमें, पता नहीं क्यों दे रखा है, फिफ्थ फिफ्थ था ही नहीं। तो अब देखते हैं। अगर आप बी चूज करते हो तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। अगर आप सी चूज करते हो तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। अगर आप डी चूज करते हो तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 5 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे 5 तो है नहीं, तो जो जो जिसमें 5 आ रहा है आप उसे पहले ही काट लगा सकते हैं। आपको 2 में से ही बताना है, तो आप बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आई होप आपने आंसर लगा दिया होगा। देखिए इसमें आपको बी और डी में से चुनना था और इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आप इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। देखो मार्च का मध्य प्रदेश है, देखो सी का 1 है, देख लीजिए सी का 1 है। तो मार्च, वहां से मार्च हो गया और माह से मध्य प्रदेश हो गया, ऐसे याद रख सकते हैं। और सांग, सांग से कुछ सींग जैसा भी याद आ रहा है ना। और मतलब हरियाणा में आप जानते हैं खेती वगैरह बहुत होती है, बैल वगैरह बहुत है, तो आप तीन से याद रख सकते हैं हरियाणा का। एक का 3 हो गया। विदेश या बिहार का, बिहारी बहुत मीठी बोली है, और विदेशी या आप सोच सकते हैं थोड़ा मीठा सा वर्ड है, तो ऐसे याद रख सकते हैं ख्याल राजस्थान। जब आप राजस्थान जाएंगे तो वहाँ पे पिंक सिटी है। इसके ख्याल बहुत आते हैं, तो आप ये याद रख सकते हैं ख्याल से, ठीक है? आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने चार्ट बना दिया है, आप देख सकते हैं और इसको आप कर सकते हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों में लोकमंच नाट्य रूपों की प्रमुखता के आधार पर सही मेल इस प्रकार है, देख लीजिए। लोकमंच रूप और प्रांत: सांग हरियाणा, विदेशिया बिहार, माच मध्य प्रदेश और ख्याल राजस्थान। तो ये या तो आप ये लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, अभी कुछ टाइम पहले भी आया था। संक्षिप्त विवरण है यहाँ पे, और ये सारा मेरा खुद का है, तो आपको किसी और बुक में नहीं मिलेगा। ये जो विवरण वगैरह है ये सारा मेरा खुद का है, तो आपको मिलेगा नहीं। माच, यह मालवा मध्य प्रदेश का प्रमुख लोक नाट्य रूप है। पता होना चाहिए आपको कि मालवा मध्य प्रदेश का है, ठीक है? प्रमुख लोक नाट्य रूप है। माच शब्द संस्कृत के मंच शब्द से बना है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो माच शब्द है वो किसके उस शब्द से बना है, तो वो संस्कृत के मंच शब्द से बना है माच, ठीक है? ये आ सकता है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन तो आ चुके हैं ना कि कहाँ का है कहाँ का नहीं है, तो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ये आ सकता है। इसकी उत्पत्ति उज्जैन में हुई थी, ये भी आ सकता है कि उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी, ठीक है? ये भी याद रखिएगा। ख्याल, ख्याल राजस्थान की पद्धति और प्राचीन नाट्य शैली है। इसमें नगाड़ों की विशेष भूमिका होती है, और ये नाटक मंदिरों, चौपालों या खुले मंच पर देर रात से सुबह तक खेले जाते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज का ख्याल, नरसिंह माहिर, अमीर सिंह राठौरी आदि। ये आपको याद रखने चाहिए, ठीक है? ये ख्याल के नाम दिए हुए हैं आपको, इजी रहेगा। जैसे अगर आ जाए पृथ्वीराज ख्याल या फिर अमर सिंह राठौरी ख्याल, तो ये किस चीज का है, किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? विदेश या बिहार की लोक नाट्य परंपरा के का रूप है, जिसके रचयिता भिखारी ठाकुर माने जाते हैं। ये पता होना चाहिए किसके रचयिता कौन है, भिखारी ठाकुर है, तो आपको पता होना चाहिए। सांग, यह शब्द स्वांग, स्वांग मतलब कि छूटा, कुछ भी करना का अपभ्रंश है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में प्रचलित यह एक संगीतमय लोक नाटिका है। इसमें लोक कथाओं को गीत संगति और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। सरल शब्दों में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। हरियाणा में सांग, बिहार में विदेशिया, मध्य प्रदेश में माच और राजस्थान में ख्याल प्रमुख लोक नाट्य रूप है, जो अपने स्थानीय संस्कृति, भाषा और संगीत की झलक प्रस्तुत करते हैं। आई होप आपको ये सब पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। और मुझे लगता है कि आज हमने 2019 का स्टार्ट कर दिया। 2019 से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आगे हम 2020 में भी जाएंगे, 21 वाले में भी जाएंगे, 22 में भी जाएंगे, 23 में भी जाएंगे, 24 में भी जाएंगे, तो जिसमें भी हम जाएंगे आपको ये उसके लिए हेल्प करेगा, और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आई प्रॉमिस, क्योंकि इससे आपके टॉपिक्स कवर होंगे, और आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। हाँ, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं, और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ
एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? अब देखिए ये आ चुका है कथन वाला कि रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन किसके लिए कहा है, और जितने भी शुक्ल के कथन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा, ठीक है। मतीराम के विषय में कहा, देव के विषय में कहा है, महाराजा जसवंत सिंह के विषय में कहा है, या पद्माकर के विषय में कहा है? आप एक बार और पढ़ लीजिए और फिर आंसर दीजिए। वैसे भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ की एक महत्वपूर्ण प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है, तो भाषा भूषण से आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, पर फिर भी आप अटेंड कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। अगर आप जानते हैं भाषा भूषण किसका ग्रंथ है, तब भी आप आंसर लगा सकते थे, महाराजा जसवंत सिंह। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे का आंसर हो जाएगा महाराजा जसवंत सिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह टीपी रीतिकालीन कवि महाराजा जसवंत सिंह के संबंध में की है। जसवंत सिंह मालवाड़ के राजा गजराज सिंह के दूसरे पुत्र थे। इनका पता भी होना चाहिए ना कि कौन थे कौन नहीं थे, तो ये आपको पता होना चाहिए, आप लिख सकते हैं इनके बारे में। मालवाड़ के राजा गजराज सिंह के दूसरे पुत्र, उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जिनमें से भाषा भूषण अलंकार शास्त्र का एक प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ है। मैंने कहा ना भाषा भूषण अगर आपको पता होता तो भी आप आंसर दे सकते थे। जिसे पाठ्य पुस्तक के रूप में भी पढ़ाया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं ये सारे इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, पूछ लिए जाते हैं। सिद्धांत बोध, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अप्रोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास। आनंद विलास भी ज्यादातर पूछा जाता है। भाषा भूषण तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिद्धांत सार भी पूछ लिया जाता है, बाकी ये तो पूछ ही जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉरी, इसके आगे है। इसके अलावा इसी काल के प्रसिद्ध कवि मतीराम की भी कई उल्लेखनीय रचनाएं है, जैसे फूल मंजरी, लक्ष्मण श्रृंगार, साहित्य सार, रस सार, ललित ललाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते, इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। सतसाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलंकार पंचिका ये भी, और ये वृत्त कौमुदी भी इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फूल मंजरी और लक्ष्मण सार ये भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। पर ये जो नीचे की चार है इनको तो आप बिल्कुल से छोड़ ही नहीं सकते। जो नीचे वाली चार है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो नहीं छोड़ना है बिल्कुल से भी। लिख लो, मतलब नोट करके लिख रख लो आप, बार बार पढ़ते रहोगे तो अंदाजा हो जाएगा किनकी थी। याद नहीं हो रहा तो अंदाजा तो हो गए। सरल शब्दों में आचार्य शुक्ल ने यह बात रीति काल के कवि जसवंत सिंह के लिए कही थी, जो गहराई से अलंकार शास्त्र के ज्ञाता थे। इनके साथ साथ मतीराम भी उस युग के प्रमुख कवि थे, जिनकी रचनाओं में रस अलंकार और श्रृंगार भाव की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि राम भक्ति ओ सॉरी कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? नाभादास, नंददास, हरिदास, सूरदास। मतलब इसमें से कौन से कवि है जो राम भक्ति शाखा के है या फिर कृष्ण भक्ति के नहीं है? तो आप ये बहुत आसानी से बता सकते हैं, जो राम भक्ति के उन्हें चूज कर सकते हैं, तो बहुत ही ज्यादा आसान है ये। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, इसमें से सिर्फ एक नाभादास जी है जो राम भक्ति शाखा से जुड़े हुए हैं, ना कि कृष्ण भक्ति शाखा से। देखिए, नाभादास को कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में नहीं गिना जाता, क्योंकि वह राम भक्ति धारा से जुड़े हुए हैं। क्योंकि राम भक्ति धारा से जो प्रमुख कवि जुड़े हैं वो सिर्फ 5 ही है। मैंने इनका नाम नहीं लिखा है, बट सिर्फ 5 ही है, तो आप उन्हें याद रख सकते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि नंददास, हरिदास, सूरदास, सुंदरदास, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद दास, चितवन दास, चतुर्भुज दास, रस खान, मीराबाई और रहीम।
और ये सारे के सारे कवि अष्टयामी कवियों का वो भी आ जाता है, सीक्वेंस लगाने के लिए भी आ जाता है कृष्ण भक्ति काव्य में। पर ज़्यादातर शुक्ल के हिसाब से आता है, उनके जन्म तिथि के हिसाब से, नहीं तो आपको वही याद रखना है जिसमें परमानंद दास सबसे लास्ट में आते हैं। वही राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अष्टयाम कवियों से तो बहुत ही ज्यादा बनता है। रामानंद, अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, नरोत्तम, विष्णुदास, नरहरिदास और ईश्वरदास। सरल शब्दों में नाभादास ने अपनी कविताओं में भगवान राम की भक्ति का वर्णन किया है, इसलिए वे राम भक्ति परंपरा से संबंधित है, जबकि कृष्ण धारा के कवियों ने कृष्ण की लीलाओं और भक्ति का वर्णन करते हैं। जैसे जो राम भक्ति शाखा के कवि है या परंपरा के कवि, उन्होंने ज्यादातर राम जी का वर्णन किया, वो भी बहुत सुंदर तरीके से किया है। जैसे कि आप तुलसीदास जी की जानते भी होंगे, रचनाएं हमारे में लगी हुई है। यहाँ तक कि इनका उपन्यास इन पे बेस्ड है, वो भी लगा हुआ है हमारे। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, उपन्यास का मैं नाम भूल रही हूँ बट वो तुलसीदास पर ही बेस्ड है। क्या है? मानस का हंस, वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत कुछ दिनों तक आदिकाल के अंत या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, और जितने भी कथन है सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। आपसे कथन भी एग्जैक्टली पूछ लिए जाते हैं, इजी क्वेश्चन आएगा, और अगर डिफिकल्ट बनाना होगा तो उस कथन को स्टेटमेंट में डाल के भी पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए किसका कथन है किसका नहीं है। राहुल सल्स ए हो गया राहुल सल्स के टाइम, बी हो गया रामचंद्र शुक्ल, सी हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी हो गया नामवर सिंह। बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर बहुत ही इजी था, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, क्योंकि उन्होंने अपभ्रंश भाषा को लेकर कथन दिया था। और अगर आपको कोई कथन नहीं आता तो 90% इसका आंसर शुक्ल ही होता है, क्योंकि शुक्ल पर ही ज्यादातर कथन और कारण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बट हम इसको देख लेंगे और आपको कथन पता होने चाहिए। रामचंद्र शुक्ल, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 1929 1929 में यह विचार व्यक्त किया था। ये इनकी जो आचार्य शुक्ल की किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़नी भी है अपने यूजीसी नेट की तैयारी के लिए, और वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस के हिसाब से भी। यह विचार व्यक्त किया है कि यह ग्रंथ मूल रूप से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। सबसे पहले ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था, फिर बाद में चल के ये हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में इसे पुस्तक के रूप में बनाया गया था। ठीक है, शुक्ल जी ने अपने शुक्ल जी ने अपना साहित्यिक इतिहास विद्यावादी पद्धति के आधार पर लिखा है। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो शुक्ल जी का इतिहास है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है शुक्ल जी ने, वो ऐसा नहीं कि कालानुक्रम है, वर्णानुक्रम है, या फिर कोई और पद्धति ली है। विद्यावादी में सारी चीजें वो इंक्लूड हो जाती है। वहाँ का वातावरण कैसा था, तब की शैली कैसी थी, कालक्रम क्या था, ठीक है, किस काल के हैं वो, क्या काल भी आ जाता है, वातावरण भी आ जाता है, और पद्धति भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। तो इसलिए विद्यावादी पद्धति सबसे अच्छी भी मानी गई है, और ये विद्यावादी पद्धति इन्होंने तेन से प्रभावित होकर यूज करी थी। उन्होंने अपभ्रंश को प्राकृताभास प्रकृति के समान कहा है। अपभ्रंश को क्या कहा है ये भी पता होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। कम से कम शुक्ल ने क्या किया तो पता ही होना चाहिए। उन्होंने हिंदी साहित्य के लगभग 900 वर्षों के इतिहास को 4 प्रमुख कालों में बांटा है, जो कि आगे रखे गए। इनकी बुक में कितने वर्षों का इतिहास है? 900 वर्षों का। ठीक है, ये भी नोट कर लो। ये जो काल इन्होंने कालखंड में विभाजन किया था, वीर गाथा काल 1050 से 1375,
और ये विक्रम संवत में है, ठीक है, ईस्वी में नहीं है। ये विक्रम संवत में है। अगर आपको ईस्वी में निकालना होगा तो आपको माइनस प्लस करना पड़ेगा 57 से, तभी निकल जाएगा, ठीक है। 57, अगर आप 57 ईयर्स अगर माइनस कर देंगे तो ईस्वी में आ जाएगा, ठीक है। वीर गाथा काल 1050 टू 1375। भक्ति काल 1375 से 1700, 1375 टू 1700। रीति काल 1700 से 1900, 1700 टू 1900। और गद्य काल 1900 टू 1984। यहाँ पे सरल शब्दों में भी रखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के विकास को 4 बड़े दौर में बांटकर उसका क्रमबद्ध इतिहास लिखा। उन्होंने बताया है कि हिंदी भाषा का आरंभ अपभ्रंश से हुआ और समय के साथ यह साहित्य वीरता, भक्ति, रीति और गद्य के जैसे विभिन्न रूपों में विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्राकृत प्रकाश, शावकाचार्य, प्रबंध चिंतामणि, कुमार पाल प्रतिबोध, ये रचनाएं हैं। यहाँ पे रचनाकार है, आपको सुमेलित करना है। देवसेन, वर रुचि, जैनाचार्य मेरुतंग, हेमचंद, सोमप्रभा सूरी। ए के हिसाब से ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 5 हो जाएगा। बी के हिसाब से ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। सी के हिसाब से ए का 3 हो जाएगा, बी का 5 हो जाएगा, का 1 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। डी के हिसाब से ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। आप इसका आंसर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा, बहुत इजी है। ठीक है, आप जानते हैं प्राकृत प्रकाश जो है वो वरुचि की है। तो अगर आप प्राकृत प्रकाश को देखेंगे 1 का 2 तो एक ही में ए में, ठीक है। शावकाचार्य देवसेन, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतंग, कुमारपाल प्रतिरोध, सोम प्रभा सूरी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं आगे। ये देखिए मैंने चार्ट बना के रखा हुआ, आप देख सकते हैं। प्राकृत प्रकाश वरुचि, शावकाचार्य देवसेन, प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग, कुमारपाल प्रतिबोध, सोमप्रभा सूरी, कुमारपाल चरित, हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी दी हुई है, फिर वो देखने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सरल शब्दों में वरुचि ने प्राकृत प्रकाश लिखा, जो प्राकृत प्रकाश और व्याकरण पर आधारित ग्रंथ है। देवसेन की रचना शावकाचार्य जैन धर्म के अनुयायियों और आचार विचार पर आधारित है। ये आ जाता है कि जो शावकाचार्य है वो किस चीज पे लिखी गई है, मतलब उसका विषय क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। शावकाचार्य जैन धर्म के अनुयायियों के आचार विचार पर आधारित है। और ये जो मैंने आपको बताया था, आजकल पैटर्न चेंज हो गया, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आता है, उसमें से एक स्टेटमेंट में था ये लास्ट ईयर। मेरुतंग ने प्रबंध चिंतामणि नामक प्रसिद्ध जैन ग्रंथ की रचना की। सोम प्रभा सूरी की रचना कुमारपाल प्रतिरोध में राजा कुमारपाल के उपदेश और मार्ग, धर्म मार्ग का वर्णन मिलता है। ये भी पता होना चाहिए कि कुमारपाल प्रतिबोध में क्या मिलता है, ठीक है। ये भी आ सकता है, क्वेश्चन में आया हुआ है। हेमचंद्र ने कुमारपाल चरित्र लिखा, जिसमें गुजरात के राजा कुमारपाल, देखिए बहुत सेम है। देखो कुमारपाल प्रतिरोध और कुमारपाल चरित्र, पता होना चाहिए कौन सा वो किसके ऊपर है, वो किसने लिखा है, क्योंकि सेम टू सेम है। राजा का नाम भी सेम है, कुमारपाल के जीवन चरित्र और उनका वर्णन किया है, तो ये पता होना चाहिए। और ये सेम सेम है, तो आपको ये रचनाओं के नाम लिख के रखने हैं कि कुमारपाल प्रतिरोध सोम प्रभा सूरी का है और कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यही सच है, कहानी कहानीकार कौन है? कृष्णा सोबती, उषा प्रेमवदा, मनु भंडारी, मृदुला गर्ग।
आई होप ये तो आप जानते ही होंगे, यही सच कहानी किसकी है, बहुत फेमस कहानी है। यही सच कहानी की लेखिका मनु भंडारी है। काम आगे देख लेते हैं, बहुत फेमस थी इसलिए मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया है। ठीक है, ये मनु भंडारी जी के जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि मनु भंडारी जी का अन्य गद्य विधाओं में इनकी आत्मकथा हमारे उसमें लगी हुई है, और मनु भंडारी जी की और भी कई रचनाएं हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। तो उस हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारे सिलेबस की ये राइटर है। हमारे सिलेबस में इनकी जो है रचनाएं लगी हुई हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत फेमस, बहुत ज्यादा हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। कृष्णा सोबती भी हमारे सिलेबस में लगी हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, और बाकी सारी भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महिला कहानीकार वैसे बहुत कम है, और उनकी जो सारी मतलब कहानियां वगैरह वो इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, कृष्णा सोबती की प्रमुख कहानी यारों के याद सिक्का बदल गया हमारे सिलेबस में भी लगी हुई है। ठीक है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ए लड़की मित्रों मर जानी बहुत पहली कहानी के तरीके से देखी जाती है, बहुत ज्यादा फेमस है कहानी, तो आपको पता होगी। उषा प्रेमवदा वापसी, वापसी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट कहानी है और इम्पोर्टेंट कथाकार भी है उषा प्रेमवदा। ठीक है, जिंदगी और गुलाब भी इम्पोर्टेंट है। सॉरी, जिंदगी और गुलाब, का फूल फिर वसंत आया, सारी इम्पोर्टेंट है। मनु भंडारी जी की यही सच है, मैं हार गई भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी अ, मैं हार गई और त्रिशंकु का जिक्र इनकी आत्मकथा में मिलता है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसलिए से क्वेश्चन बन सकता है। मृदुलागर कितनी कैदे, टुकड़ा टुकड़ा आदमी और समागम समागम, कितनी कैदे इनकी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कैसे याद रखनी है। चित्रा मोदगल की यह ठहरा हुआ लक्षाग्रह, अपनी वापसी, जगदम्बा बाबू, गाँव आ रहे हैं, ममता कालिया की छुटकारा, सीट नंबर 6, बोलने वाली औरत, और मुखौटा, ये सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। सरल शब्दों में यही सच है कहानी मनु भंडारी की रचना है। इनके साथ ही कृष्णा सोबती, उषा प्रेमवदा, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल और ममता कालिया जैसी लेखिकाओं ने भी आधुनिक हिंदी कथा साहित्य में महिलाओं के जीवन, समाज और मनोविज्ञान को गहराई से अभिव्यक्त किया है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। निम्नलिखित ग्रंथ को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 ग्रंथ है, सूची 2 रचनाकार है। ए पेरी पोएटिक्स, पेरी एप्सिस, बी द सेकंड वर्ड, सी पोएटिक्स, डी बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये तो काफी ज्यादा यूज हुआ है, बायोग्राफिया लिटरेरिया। क्या है? ए कॉलरिज, बी सेकंड अरस्तु, डी टी एस एलियट, फोर्थ लॉन्जाइनस, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, बताइए इसका, फिर हम आंसर देखेंगे। ठीक है? आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये, और मैं बता भी देती हूँ इसका आंसर कि आप कैसे दे सकते हैं। देखो, सबसे ज्यादा इज इसमें है बायोग्राफी लिटरेचर, जो कि कॉलरिज की है। तो आपको अगर पता है कि ये कॉलरिज की है, तो ए का इसका ये बायोग्राफी लिटरेरिया का 1 होना चाहिए। एक मिनट। तो डी का 1 होना चाहिए, डी का 1 दो में है, बी में और डी में। अब आपको और भी देखनी पड़ेगी कि और किसकी है किसकी नहीं है। द सेकंड वुड टी एस इलियट की है, तो बी का सी हो जाएगा, जो कि दोनों में है।
तो हमें और देखनी पड़ेगी। पेरियोप्सिस जो है लॉन्जाइनस की है, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 4, तो बी कट जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा, और सी पोएटिक्स जो है वो अरस्तु की है। पोएटिक्स, आगे इसका आंसर देखते हैं। देखिए, लॉन्जाइनस का पेरियोप्सिस, टीएस इलियट की द सेकंड वुड, अरस्तु की पोएटिक्स, कॉलरिज की बायोग्राफिया लिटरेरिया, और विलियम वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेट, जो कि इन्होंने किसी और के साथ में सहभागिता करके लिखी थी, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये आप बताएंगे किसके साथ सहभागिता करके लिखी थी, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट है, सब पे ही मैं येलो मार्क कर देती हूँ, ठीक है। सब आपको पता भी होनी, सब पे येलो मार्क कर दिए। ये सारी आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। देखिए, यहाँ पे सिद्धांत और आलोचनात्मक विचारों का विवेचन भी किया गया। लॉन्जाइनस की पेरिपेप्सिस में उत्कर्ष और महत्ता का सिद्धांत पर चर्चा की है। ये आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने किस पे चर्चा की, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। टीएस इलियट ने द सेकेंड वर्ड में साहित्यिक आलोचना के आधुनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। साहित्य आलोचना के आधुनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। अरस्तु ने पोएटिक विश्व की पहली साहित्यिक आलोचना मानी है। साहित्यिक आलोचना ये भी, ठीक है। और अरस्तु का तो अब मेनली पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलरिज की बायोग्राफी लिटरेरिया में कविता की कल्पना शक्ति और सृजन प्रक्रिया का विश्लेषण है। कल्पना शक्ति और सृजन प्रक्रिया का विश्लेषण किसमें है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसलिए पता होना चाहिए। वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड ने अंग्रेजी रोमांटिक आंदोलन की शुरुआत और सामान्य जीवन को कविता का विषय बनाया। इनके विषय भी पता होने चाहिए, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए किस किस पे थे, ठीक है। जैसे ये जो लॉन्जाइनस जी की थी, पेरिप्योप्सिस उत्कर्ष और महत्ता के सिद्धांत पर थी, और सेकंड वुड साहित्यिक आलोचना पर थी। अरस्तु की साहित्यिक आलोचना पर थी। पर जो कॉलरिज की है, इससे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि ये इसका सिद्धांत क्या था, तो कल्पना शक्ति और सृजन प्रक्रिया। और लिरिकल बैलेड अंग्रेजी रोमांटिक आंदोलन की शुरुआत और सामान्य जीवन को कविता का विषय बनाया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने सवाल और सुझाव ज़रूर लिखें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह तैयारी कर रहे हो उनके साथ में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कभी भी कांटेक्ट करना हो तो यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान @gmail.com पे आप अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। और आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए हो, जितनी भी हमने अभी पढ़ाई करी है किसी चीज़ के लिए, यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान 2025 को आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।